मिश्रा जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में। हम बजट पे बात करने जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी लगातार 8वीं बार ये बजट पेश किए हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री के विजन विकसित भारत को सत्य के रास्ते पे लाना और प्रयोगात्मक तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बजट बहुत जरूरी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में नई चीज़ क्या है, जनता की उम्मीदों के बारे में इस बजट में क्या रखा गया है, मिडिल क्लास कहाँ है, टैक्स रिफॉर्म की बात की गई है, और तो और बिहार के लिए बहुत बड़ा बोनंजा का पैकेट है ये बजट। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मिश्रा जी हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडो चाइना चैम्बर कॉमर्स के संस्थापकों में से हैं। मिश्रा जी, प्रथम दृष्टि में आपको बजट पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मुझको चैनल पर बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। बजट में इस बार साफ साफ दिख रहा था कि सरकार को काफ़ी चिंता थी कि जो चर्चाएं चल रही थी कि एक गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, या मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं हो रहा है, या किसान के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो कम से कम इस बजट में ये बात दिखी कि सरकार को सबकी चिंता है और उन्होंने सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें सबको संतुष्ट एक साथ करने की कोशिश की गई। खास तौर पे जो मिडिल क्लास के लिए एक बोनांजा की तरह दिया गया, डायरेक्ट इनकम टैक्स में एक छूट दी गई, ये वाकई अनएक्सपेक्टेड था। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। लोग सोचते थे कि बहुत बड़ी अगर सरकार हिम्मत करेगी तो 10 लाख तक की बात करेगी, लेकिन 12 लाख तक छूट देना ये वाकई एक सरकार का बहुत बोल्ड कदम कहलाएगा। मिश्रा जी, पूरे बजट में जो केंद्रीय बिंदु है, सेंट्रल आइडिया है बजट का, वो टैक्स रिफॉर्म है। तो क्या सही मायने में जो टैक्स में रिफॉर्म की बात निर्मला सीतारमण जी ने किया है, उसका माकूल असर जनता के अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा? देखिए, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जब से जीएसटी लाया गया तब से कोशिश पूरी हो गई कि किसी भी तरह से कोई दूसरे टैक्सेस ना हो, लेकिन जीएसटी में एक सबसे बड़ी शिकायत आ रही है कि जो रेशनलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और हर चीज को कवर करने की कोशिश की जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आ रहा है। जीएसटी जितना बढ़ेगा, जितना कलेक्शन बढ़ेगा, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन पे कंट्रोल सरकार का घटेगा। तो वो एक थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट है मेरे हिसाब से, जिसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है फ्यूचर में। ये जो डायरेक्ट टैक्स की कहानी है, ये कहानी पिछले 3-4 साल पहले से रिफॉर्म के नाम पे शुरू की गई और ये बहुत हद तक एप्रिसिएबल रिफॉर्म है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी और इतना बड़ा देश, 140-145 करोड़ लोगों का देश, यहाँ पे इस तरह का रिफॉर्म करना हमेशा हर बजट में बोल्ड स्टेप होता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, पिछले 2 सालों से जब हमने कारपोरेट टैक्स को कम कर लिया, अब हमारा इंडिविजुअल टैक्स ज्यादा हो गया, कारपोरेट टैक्स कम हो गया। ये एक डिसबैलेंस ऑलमोस्ट 1:1.3 या 1.35 के रेशियो में जा रहा है। तो इंडिविजुअल को ज्यादा टैक्स देना और कारपोरेट को कम टैक्स देना, ये इम्बैलेंस है। तो इस साल जो 1 लाख रुपए का सेक्रीफाइस, 1 लाख करोड़ का सेक्रीफाइस होता है ये 12 लाख की लिमिट बढ़ाने से, इससे थोड़ा सा रेशियो सुधरेगा, लेकिन इसकी एक आगे उम्मीद रहेगी कि इसको और बैलेंस किया जाए। मिश्रा जी, जैसा कि हमेशा से टैक्स की मार सिर्फ मिडिल क्लास में पड़ती है। इस देश में जो गरीब तबका है वो टैक्स नहीं देता है, जो अमीर तबका है उसको सरकार अनेक तरीकों से टैक्स में से बरी कर देती है, माफ कर देती है, और सारा टैक्स का जिम्मा और ठेका पड़ जाता है मिडिल क्लास के ऊपर। तो इस बार मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत दी गई है। तो ये राहत क्या सही मायने में है या सिर्फ कागजों पर रह जाएगी? नहीं, अब आज की जो ये राहत है ये वाकई बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आपकी जेब में 80,000 से 1 लाख रुपए बचत होना, ये सीधे सीधे आपको बचत देता है। ये आप जिस तरह चाहें उस तरह खर्च कर सकते हैं, अपनी बचत योजना में अपनी बचत बढ़ा सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम में जा सकते हैं, या आप अपने कोई खर्चे, घूमने फिरने जाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि मिडिल क्लास को ये राहत कागजी है। ये बिल्कुल एक बहुत जिम्मेदाराना कदम था सरकार का और ये राहत वाकई में एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन ये कहना कि गरीब आदमी टैक्स नहीं देता है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और सभी को विदित कराना चाहूंगा कि गरीब आदमी इस समय जीएसटी के नाम पे सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है।
उसको कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए खाने पीने की चीज़ों में, या जो उसकी बेसिक नीड है उसमें जीएसटी का एग्जम्पशन होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इस तरह की नीति बन गई है कि जिसमें हम हर जगह जीएसटी लगा रहे हैं। एक गरीब आदमी टूथ ब्रश भी, टूथ मंजन भी खरीदे, बिस्किट भी खरीदे तो वो जीएसटी पे करता है। तो अब ये नहीं कहना चाहिए कि गरीब आदमी टैक्स नहीं पे करता है। वो बराबर से जितना मिडिल क्लास पे करता है, जितना हायर क्लास पे करता है, उसी बराबरी से वो भी टैक्स पे करता है अपने हर उत्पाद पे। ये एक सिक्के का दूसरा पहलू है। पहला पहलू आमदनी का है, गरीबों की आमदनी की बात हो रही है, जो रोज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, दुकानदार हैं, जिनका कैश डीलिंग है। हमारा संकेत उनके तरफ था, खरीदारी पे जरूर वो टैक्स दे रहे हैं। मिश्रा जी, दूसरा एक सवाल है कि क्या बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नए प्रोजेक्ट के मामले में ये बजट माकूल है? क्योंकि सामान्यतः जो आज तक हमने बजट देखा है वो बजट 90 मिनट का होता है। ये बजट मात्र 60-65 मिनट में ही निर्मला सीतारमण ने खत्म कर दिया। एक तरह से एक बहुत ही क्रिस्प बजट रहा है ये। तो क्या आपको लग रहा है कि बजट में संपूर्ण रेखाएं को चिन्हित किया गया है? मेरे हिसाब से ये बहुत उचित कदम था कि बजट की जो स्पीच थी वो सीमित थी और इसमें एनेक्सर और शेड्यूल का रेफरेंस दे दिया गया। डिटेल्स जो भी पढ़नी है सब लोग पढ़ सकते हैं वहां से। बजट का भाषण बहुत लंबा होने से लोगों की उम्मीद भी लंबी हो जाती है, और ये छोटा भाषण और छोटी उम्मीद, मुझे इस तरह से ये बजट का भाषण दिखता है। दूसरा, ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है जिसकी ड्राफ्ट ऑलरेडी चर्चा में थी, अभी एक हफ्ते बाद ये कोड आएगा। इससे लोगों को काफी उम्मीद है कि कुछ सरकार सरल करने की तरफ एक कदम बढ़ा रही है, और जो गंभीरता से बढ़ा रही है। जो इनकम टैक्स है सब लोग देना चाहते हैं, ईमानदारी से देना चाहते हैं, लेकिन इनकम बढ़नी चाहिए ताकि इनकम टैक्स बढ़े। ये डायरेक्ट टैक्स कोड आने से मुझे लगता है लोगों को कुछ राहत मिलेगी। और आज के बजट में दो चीजें थोड़ी सी दिल को छू लेने वाली हैं जो सभी को ध्यान देनी चाहिए। जैसे गिग वर्कर्स, जो हमारे घर में खाने की डिलीवरी देने आता है या सामान की डिलीवरी देने आता है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। ना कंपनी को चिंता थी, ना हम लोगों को चिंता होती है, हमको बस एक फास्ट डिलीवरी मिल जाए। लेकिन सरकार ने उनको कुछ सुविधा देने की तरफ सोचा। ये बहुत बड़ा कदम है, और मुझे लगता है कि आगे सरकार इस तरह के कदम सोशल सिक्योरिटी के उठाएगी तो सभी को कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी। मिश्रा जी, इस बजट में एक चीज और देखने को आई है। बिहार में इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। बिहार राज्य को एक तरह से भरपूर तरीके से खजाने से नवाजा गया है, बोनंजा दे दिया गया है। इनफैक्ट कहा जाए तो पूरे बजट में अगर किसी को कुछ मिला है तो बिहार को मिला है। बाकी जो राज्य हैं वो चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, उपेक्षित नजर आ रहे हैं, और उनके नेता बाहर संसद के बाहर कहते भी आए कि हमारा राज्य तो बिल्कुल उपेक्षित कर दिया गया है। तो आपको लग रहा है कि इस तरह की धारणा अवधारणा केंद्र का राज्यों के प्रति उचित है? मेरा मानना है कि अपना जो इंडेक्स है प्रगति का, जो राज्यों की प्रगति दिखाता है, बिहार उसमें सबसे पिछड़ा राज्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग इस चीज को मानते हैं। तो अगर उसको पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस राज्य को अपने लिए जो मांगना है वो और मांग सकता है, लेकिन किसी राज्य को अगर कोई विशेष सुविधा मिल रही है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वहां पे भी मुझे दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। मैं चूंकि खाने पीने के उद्योग से भी जुड़ा हूं स्वयं भी, तो वहां जो मखाना बोर्ड बनाया गया ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मखाना एक मल्टी न्यूट्रिशन की तरह देखा जाता है और पूरे विश्व में उसको पॉपुलर किया गया। तो इस तरह के कदम और भी राज्य जो अपने अपने उत्पाद रखते हैं उसके लिए मांग कर सकते हैं। अपने यहाँ बोर्ड बनाने की वो नीति बनवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं राज्य सरकारें। और ये जो आईआईटी पटना का एक्सपेंशन है या वहाँ पर बिहार में सुविधा है एयरपोर्ट्स की, ये मुझे लगता है बहुत जरूरी थी, क्योंकि बिहार सीधे सीधे बुद्ध के इम्पोर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ पे सुविधाएं और दी जाएंगी तो और टूरिस्ट जाएगा। और बिहार की जो फोर्स, लेबर फोर्स जो पूरे देश में हर जगह पाई जाती है, उसका माइग्रेशन कुछ कम होगा, या वो लोग वापस आना चाहेंगे, अपने घर को कभी विजिट करना चाहते हैं। बिहार एक बड़ा राज्य है तो उसमें सुविधाएं देना बहुत जरूरी था। चलिए, इस बात का एक पहलू है जो आप कह रहे हैं, लेकिन 25 वर्षों से नीतीश बाबू का शासन है और बिहार नीति आयोग के इंडेक्स में नीचे से सबसे प्रथम नंबर पर है।
किसी भी तरह के सेक्शन में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट में, हर जगह बिहार की बदहाली है और थू हो रही है। शायद इस बोनंजा से बिहार का कल्याण हो पाए। मिश्रा जी, एक दूसरा प्रश्न ये है कि क्या लघु उद्योग, भारी उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम दर्जे के उद्योगों की चर्चा निर्मला सीतारमण ने की, और की तो किस हद तक की है? देखिए, जो लघु उद्योगों की, जो एमएसएमई जिसको हम बोलते हैं, जिसमें स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम और एमएसएमई एंटरप्राइजेस की जो डिफिनीशन चेंज की गई, उसका जो साइज इंडिकेट कर दिया गया, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी राहत मिलेगी। जैसे एमएसएमई का अभी कैप 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर देने से जो हमें इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधाएं मिलती हैं, जिस जगह भी एक्सपोर्ट करने में या कहीं पे भी, वो सुविधाएं हमारे लिए 500 करोड़ तक की कंपनियों को एप्लीकेबल हो जाएंगी। दूसरी तरफ जो इस मध्यम उद्योग है, उसकी तरफ सरकार अगर कोई उसकी लिमिट चेंज कर रही है या बढ़ा रही है, उसमें कोई क्रेडिट की सुविधाओं को देख रही है, मुझे लगता है इसका कहीं ना कोई बेनिफिट सबको मिलता है। तो इसमें जितना मिले उतना कम है, क्योंकि एमएसएमई उद्योग हमारी रीढ़ की हड्डी है पूरे देश के उद्योग की। उसको जितनी ज़्यादा सुविधा दी जाए उतनी कम है। मिश्रा जी, तमाम चर्चाओं में एक बात ये निष्कर्ष के रूप में निकल रहा है कि क्या इस बजट को पीपल्स बजट कहा जा सकता है? ये आज का बजट सही मायनों में, मैं बहुत ज़्यादा सरकार की तारीफ करने में नहीं रखता हूँ राय, लेकिन आज के बजट में बिल्कुल ये सबकी शिकायतें दूर हो गई कि किसी वर्ग को छुआ नहीं। सरकार ने इस बजट में किसान से लेके, गिग वर्कर से लेके, मध्यम उद्योग से लेके सभी को इस पे टच किया। और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने ये सोच बनाई कि सभी का मुझे ध्यान रखना है बजट में। ये मुझे लगता है बहुत शानदार बजट, क्रिस्प बजट भाषण भी बहुत क्रिस्प रहा, बहुत कम समय में अपनी बात पूरी कह दी गई। और अब एक हफ्ते बाद जो डायरेक्ट टैक्स कोड है, उससे उम्मीद, ये कुल मिला के काफी अच्छा माहौल है। मिश्रा जी, ऐसा लग रहा है कि बजट है वो सही मायने में जनता का बजट है। आप स्टार व्यूज से आपने बात की, अपने विचारों को रखा। हम बजट के अन्य पहलुओं पे, इसकी बारीकियों पे आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।